नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने देखा था कि हमने जो पिछली 6 क्लासेस थी वो हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके अंदर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड, और आज हमारी ये इसमें लास्ट क्लास रहेगी इसकी। और कल से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम के रेलेवेंट, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। क्वेश्चन 1 में आपका दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपकी सूची फर्स्ट दी हुई है और एक तरफ आपकी सूची सेकंड दी हुई है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, ठीक है। वो कौन सा, मतलब किससे रिलेटेड है। आपको पहला वाला दिया हुआ है यानी कि अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी। दूसरा आपका महाभाष्य है सूची 1 में, तीसरा निरुक्त और चौथा है आपका वार्तिक। इधर आपकी दिया हुआ है यास्क, कात्यायन, पतंजलि और पाणिनि। बेसिकली अगर हम बात करें, जो आपके अष्टाध्यायी थी वो पाणिनि से रिलेटेड है, ठीक है। महाभाष्य की यदि हम बात करें तो ये आपका पतंजलि से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। और जो निरुक्ति है ये आपकी देखने को मिलेगी यास्क से, ठीक है। और जो वार्तिक है आपकी ये कात्यायन से देखने को मिलेगी। जो इसका जो आपका सीक्वेंस देखने को मिलेगा सीरीज का, वो देखने को मिलेगा आपको, यानी कि ए का 4, ठीक है। ए का आपको 4 देखने को मिलेगा, 1 सेकेंड। ए का आपको 4 देखने को मिलेगा, ए का 4, ठीक। और जो आपका बी का वो हो जाएगा यानी कि 3, बी का 3। और सी का आपका हो जाएगा 1, सी का 1। और डी का आपका हो जाएगा 2, ठीक है, डी का 2। तो यानी कि 4 3 1 2 सीक्वेंस में आप देख सकते हो ऑप्शंस में 4 3 1 2 आपका कहाँ पे 4 3 1 2 आपको पहले ऑप्शंस में देखने को मिलेगा 4 3 1 2, ठीक है। और देखो बेसिकली आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। यदि ए का 4 है तो देखो ए का 4 केवल ओनली एक ही ऑप्शंस में, तो यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए जो सही मतलब उत्तर है वो आपको चुनने, ठीक है, कौन से रिलेटेड है। पहला आपका दिया हुआ यहाँ पे मतलब सूची 1 में आपके दिए हुए हैं दरबारी कवि के बारे में, सूची 2 में आपके राजाओं के नाम दिए हुए हैं। तो ऑप्शंस में आपके दिए हुए हैं अमीर खुसरो और कालिदास, हरिसेन, यानी ये कवियों के नाम है जो दरबारी कवि हुआ करते थे। और आपके बाणभट्ट। इधर आपके सूची 2 में आपके जो मतलब कि राजा हैं, ठीक है, वो दिए हुए हैं। इधर साइड में चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, और इधर आपके दिए हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो इनमें से आपको ये मैच करने, ठीक है, मतलब इनका जो कवि का जो संबंध है वो, यानी कि जो ये दरबारी कवि इनका जो संबंध है वो किस राजा से था, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें जो आपके अमीर खुसरो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अमीर खुसरो की यदि हम बात करें तो आपके अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी से आपको ये देखने को मिलेंगे अमीर खुसरो, ये अलाउद्दीन खिलजी से, यानी ए वाले, ठीक है, ए से ही आपका हो जाएगा। सेकंड की यदि हम बात करें जो कालिदास है, कालिदास की यदि हम बात करते हैं तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कालिदास की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय से आपको देखने को मिलेंगे। हरिसेन की यदि हम बात करते हैं तो ये आपके समुद्रगुप्त से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपके बचे कौन लास्ट, यानी बाणभट्ट। बाणभट्ट की यदि हम बात करें तो आपके हर्षवर्धन से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाणभट्ट की यदि हम बात करें तो आपके हर्षवर्धन से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, यानी डी वाले ऑप्शन में। तो बेसिकली इनका जो सीक्वेंस बनेगा आपको कैसा बनेगा, यानी ए का तो आपका हो जाएगा 4, ठीक है, और बी का आपका हो जाएगा 1, ठीक, और सी का आपका हो जाएगा 2, और डी का आपका हो जाएगा यानी कि 3। तो यानी 4 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, 4 1 2 3, यानी ए का आपका चौथा था और बी का जो था आपका ये 1 है, ठीक है। और सी की बात करें तो ये 2 है, बचा डी का यानी कि 3। तो यानी 4 1 2 3 आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा ऑप्शंस में, आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है कि मतलब कि वो लिखना शायद टाइपिंग में एरर आ गई, टाइपिंग के दौरान कोई नहीं, इसमें आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी चैनल पे तो वहाँ पे इंक्लूड होगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा ध्यान रखिएगा, ये आपका 4 3 1 2 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको ये बताई दी कि कौन सा किससे रिलेटेड था, जो भी दरबारी कवि था वो किस राजा से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन थे, बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे देखो रचयिता के बारे में पूछा है, जो ये काव्य दिया हुआ है एक गीत गोविंद काव्य है, इसके रिगार्डिंग में आपको बताना है। ऑप्शंस में दिए हुए हैं आपके जयदेव, सूरदास, केशव और मीरा।
बेसिकली यदि हम बात करें, जो गीत गोविंद काव्य है ये आपके जयदेव मतलब कि रचयिता आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो गीत गोविंद काव्य है इसके जो रचयिता है वो जयदेव थे। ठीक है, ये बंगाल के अंतिम शहन शासक माने जाते थे और लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर जो आपके इस काव्य के अंदर आपको 12 यानी जो 12 है वो सर्ग देखने को मिलेंगे, यानी 12 सर्ग इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और प्रत्येक स्वर में यानी गीत वगैरह गीतों के बारे में बताया गया, तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट मतलब वो कौन थे, मतलब कि क्या एक वो भारतीय राजनीतिक थे या भारतीय गणितज्ञ या खगोल शास्त्री थे या आपके भारतीय संस्कृत के विद्वान एवं कवि थे या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो आर्यभट्ट जी जो थे ये एक मतलब कि भारतीय गणितज्ञ साथ साथ एक खगोल शास्त्री भी रहे। ठीक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनकी देखो एक काफ़ी बड़ी मतलब एक प्रसिद्ध कह सकते हैं, एक काफ़ी अच्छी बुक है इनकी, जो प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है आर्यभट्टियम। ठीक है, बेसिकली आपको स्क्रीन पर दिखेगी साइड में। ठीक, ये जो इनकी बुक थी ये आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा इस बुक के अंदर बताया गया है कि इसमें इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी है कि इसके अंदर बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी जो उसका चक्कर लगाती है। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने इसमें इसके बारे में बताया हुआ है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मत विलास प्रहसनम का लेखक कौन था। तो बेसिकली गोमतीपुत्र शातकर्णी या आपका महाक्षत्रप रुद्रमन या आपका महेंद्र वर्मन या आपके पुलिकेशन द्वितीय। तो बेसिकली इनमें से आपके कौन सा ऑप्शन सही देखने को मिलेगा। तो महेंद्र वर्मन जो थे इसके यानी कि लेखक थे, जो आपके ये मत विलास प्रहसनम, ये जो एक मतलब कि कह सकते हैं एक संस्कृत नाटक है, ये जो आपको देखने को मिलेगा एक संस्कृत नाटक है। और इसके जो लेखक रहे वो पल्लव नरेश महेंद्र रहे। ठीक है, बेसिकली जो मतलब ये प्रथम लेखक थे इसके। और तत्कालीन यदि हम बात करें तो जो सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में इसके अंदर बताया हुआ है, यानी कि आपके जो ये जो आपका एक संस्कृत नाटक है ना, पहली चीज़ ये ध्यान रखनी, ये क्या है आपका संस्कृत नाटक से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका संस्कृत नाटक है और इसके अंदर यानी कि जो भी हमारी सामाजिक या जो धार्मिक जीवन के बारे में विवरण आपको देखने को मिलेगा इस के अंदर। ठीक है, जो कि इनके द्वारा लिखी गई। तो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी वाला, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। ठीक है, देखो ये पूछा कि जो वैज्ञानिक उपकरणों के ऊपर यानी जो पुस्तक लिखी गई वो किसने लिखी थी। तो बेसिकली ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शंस में दिए हुए आपके भोज, गोविंदराज या चंद्रवर्मन या आपका महिपाल। तो बेसिकली यदि हम बात करें जो ये आपकी बुक लिखी थी यानी कि काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों के बेसिस पर, ठीक है, तो वो भोज के द्वारा लिखी गई है। और ये भोज की यदि हम बात करें तो बेसिकली ये एक कह सकते हैं एक परमार वंशीय शासक हुआ करते थे भोज। ठीक है, उनके द्वारा इसके ऊपर यानी एक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, उस पुस्तक का जो नाम था मतलब काफ़ी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम था आपका सम्रांगण सूत्रधार, ध्यान रखना। ठीक है, वो काफ़ी पुस्तक मतलब जो काफ़ी प्रसिद्ध आपको देखने को मिलेगी सम्रांगण सूत्रधार। ठीक है, संग्रांगण सूत्रधार आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, संग्रांगण सूत्रधार जो कि काफ़ी मतलब कि प्रसिद्ध बुक रही है इनकी, जिसके अंदर आपके जो वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में यानी कि बताया हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हर्ष ने निम्नलिखित में से किस मतलब किन रचनाओं का लेखन किया था। तो ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेंगे कि प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित और रत्नावली। ठीक है, अब इसमें इन्होंने पूछा कि हर्ष के द्वारा जो भी मतलब वो कौन कौन सी रचना का लेखन वर्णन है। ठीक है, आपको इसमें ऑप्शन लगाना कि क्या प्रियदर्शिका थी या नागानंद थे या हर्षचरित या स्तंभली। ठीक है, अब बेसिकली ऑप्शंस में आपको ये दिए हुए हैं कि क्या चारों ही थे। ठीक है, 1 2 3 4 या आपके केवल 1 और 2 और 4 या केवल आपके 1 2 और 3 या आपके 2 और 3। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें जो रचना के बारे में पूछा वो आपको 1 2 और 4 देखने को मिलेगा, यानी कि एक तो आपको प्रियदर्शिका से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ। प्रियदर्शिका से आपको देखने को मिलेगा और एक आपकी नागानंद से रिलेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक आपकी बेसिकली ये स्नावली से देखने को मिलेगा। तो मतलब कि ऐसा बताया गया कि जो हर्ष को मतलब संस्कृत के 3 नाटक थे, मतलब बेसिकली 3 नाटक के जो ग्रंथ हैं उसके रचयिता माने जाते हैं ये हर्ष। ठीक है, और जो वो 3 नाटक थे वो आपके बेसिकली एक तो आपका प्रियदर्शिका हो गया। ठीक है, एक आपका प्रियदर्शिका होगा, प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका। ठीक, और एक आपका हो गया यानी रत्नावली। ठीक है, रत्नावली। ठीक है, ये रत्नावली सॉरी। ठीक है, रत्नावली ये।
और एक आपका होगा ये नागाबंधा, ठीक है, नागानंदा। तो ये बेसिकली आपको 3 तरह के यानी कि जो नाटक ग्रंथ हैं इसमें देखने को मिलेंगे इनके, और इन्होंने इनका मतलब कि इनकी रचना की है। तो ये किसके द्वारा की गई थी, तो मतलब कि बेसिकली ये 3 तरह के आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3, 1 2 और 4, यानी ऑप्शंस में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो नेक्स्ट आपके टॉपिक से रिलेटेड है, यानी कि पूर्व मध्यकाल से रिलेटेड, जिसमें आपको 800 से लेकर 1200 ईस्वी में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका भोजशाला मंदिर की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो कौन सी हैं, ठीक है, अधिष्ठात्री देवी। और बेसिकली इसमें ऑप्शंस में आपके दिए हैं भगवती दुर्गा देवी, ठीक है। नेक्स्ट आप में दिया हुआ है कि भगवती पार्वती या भगवती लक्ष्मी या आपकी भगवती सरस्वती। तो बेसिकली इसमें एक छोटा सा मतलब कि आपको मैं वो बता देता हूँ बैकग्राउंड जो भोजशाला मंदिर। देखो बेसिकली इसमें जो ये देवी आपको देखने को मिलेंगी ना, ये जो आपको देवी देखने मिलेंगी यहाँ पे आपको जो भगवती सरस्वती देवी हैं उनके बेसिस पे मतलब इसको बनाया गया। और भोजशाला मंदिर जो है आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने मिलेगा, एमपी के अंदर, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको, एमपी के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। और एमपी के जो एक डिस्ट्रिक्ट है यानी कि धार, यानी एक एमपी का धार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी जो इनकी अधिष्ठात्री देवी का मंदिर है, भोजशाला मंदिर जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पे भगवती जो सरस्वती देवी थी, या उनको हम वाघ देवी भी कह सकते हैं, उनको वहाँ पे वाघ देवी भी कहा जाता था, वाघ देवी, ठीक है, उनको वहाँ पे वाघ देवी भी कहा जाता था। 1 सेकेंड, वाघ देवी, ठीक। तो उनको वाघ देवी भी के नाम से मतलब जाने जाते थे। और ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण था वो आपका मतलब कि परमार शासक थे राजा भोज, उनके द्वारा किया गया था। और इस मंदिर को यानी कि ऐसा संस्कृत पाठशाला के रूप में यानी कि करवाया था, यानी इसका जो निर्माण किया था वो संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया गया था। तो इसका आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा कौन सा, देखो भगवती दुर्गा से रिलेटेड तो है नहीं, ठीक है, ऑप्शन से तो गलत हो गया। नेक्स्ट आपका भगवती पार्वती, इनसे ये भी नहीं है, ठीक है। तो यानी भगवती सरस्वती से रिलेटेड आपको ये देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मतलब कि किन या किस राजाओं के द्वारा यानी जनता द्वारा मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, यानी रचना या गोपाल या यशोवर्मन या आपका नंदी वर्मन पलमल। तो बेसिकली यदि हम बात करें जो पाल वंश के संस्थापक हुआ करते थे गोपाल एवं पल्लव, तो इनके एक शासक थे नंदी वर्मन पलमल। तो इनको ही यानी कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी, ठीक है। बेसिकली यानी कि ऑप्शंस वैसे इसमें देखो 2 देखने को मिलेंगे, एक तो गोपाल, ठीक है, और एक आपका ये नंदी वर्मन। तो यानी 2 और 4, इसमें आपके 2 और 4 ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे, 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखो आपको जो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो आपको इस तरह की देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो मतलब कि कह सकते हैं जो स्थापना की थी वो किस शासक के द्वारा की गई थी, गोपाल या आपके देवपाल या आपके महिपाल या आपके धर्मपाल। तो बेसिकली धर्मपाल के द्वारा इसकी जो मतलब की स्थापना की गई थी एज अ जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय थी। और इसके मतलब कह सकते हैं ये काफ़ी बौद्ध मतलब कि प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय है, जो कि आपको बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भागलपुर, वहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि आपको बिहार के अंदर, यानी बिहार के अंदर ये एक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। और बंगाल के जो पालवंशीय शासक थे धर्मपाल, ठीक है, उनके द्वारा मतलब कि इसकी स्थापना की गई थी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि डी, देन ऑप्शन करेक्ट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित शासकों के नाम से सही कालक्रम अनुसार मतलब कि संयोजित करना, और आपको इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो करेक्ट मैच करने हैं, ठीक है, मतलब कि इनके ऑर्डरिंग सीक्वेंस में लगाने की पहले कौन थे, यानी विद्याधर या धांग या यशोवर्मी या कीर्ति वर्मा। तो बेसिकली इनका जो एक सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको ये यशोवर्मा देखने को मिलेंगे। तो यानी कि आपका डी ऑप्शन तो गलत हो गया, डी भी और आपका बी भी, ठीक है, डी बी ऑप्शन आपको गलत हो गया और बी। नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेंगे यानी कि यशोवर्मा के बाद में आपको धंग देखने को मिलेंगे, यानी कि 3 के बाद में 2 आपको देखने को मिलेगा। तो यानी सी ऑप्शन गलत होगा, तो ऑप्शन बचा कौन सा आपका, केवल ए, ठीक है। उसके पहले आपके यशोवर्मा, नेक्स्ट आपके धंग, और उसके बाद में नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे यानी कि ये विद्याधर, ठीक है, विद्याधर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि पहले सीक्वेंस में होगा 3 फिर 2 फिर 1 और जो बचे कौन, कीर्ति वर्मा, यानी कि ये सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि यानी आदि वराय थी।
तो बेसिकली वत्सराज की थी या नागभट्ट द्वितीय की थी या मिहिर भोज या आपकी नागभट्ट प्रथम। तो इसमें आपको जो ये कह सकते हैं जो उपाधि आदिवराग जो थी, मतलब कि जो एक गुर्जर प्रतिहार शासक था, वो उसमें ये कह सकते हैं मिहिर भोज। तो मिहिर भोज जो थे इन्हीं से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मिहिर भोज जो थे ये एक गुर्जर प्रतिहारों का काफ़ी मतलब कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है, और ऐसा मतलब कि बताया जाता है कि जो वैष्णव धर्मानुयायी था ये, और मतलब कि इसने आदिवराह या कह सकते हैं प्रभास जैसी उपलब्धि धारण की गई थी। तो ये एक तरह की उपलब्धि आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में प्रभास भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको प्रभास भी इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि कश्मीर के शासक जैल उल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था, यानी अली शाह था या हसन शाह या हैदर शाह, या आपको नेक्स्ट ऑप्शन में देखने को मिलेगा शाहिद खां। तो बेसिकली यदि हम बात करें जो ये कश्मीर के जो शासक रहे, यानी कि कह सकते हैं जो जैन उल आबदीन थे, इनका जो वास्तविक नाम रहा है वो आपको शाही खां देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी। ठीक है, शाही खां आपको देखने को मिलेगा जो कश्मीर के यानी कि कह सकते हैं जो ये शासक रहे थे जिनका नाम था जैन उल आबदीन। ठीक है, इनका वास्तविक नाम के बारे में पूछा, क्योंकि 1420 के अंदर ऐसा बताया गया है 1420 के टाइम का कि अली शाह का जो भाई था यानी कि शाही खां, उसी का मतलब कि मतलब ये कह सकते हैं जो 1420 में अली शाह का भाई था शाही खां, और इसको यानी कि जैन उल आबदीन के नाम से ही कश्मीर के सिंहासन पर बैठा गया। और यह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ था, क्योंकि ये धार्मिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं अत्यधिक सहिष्णु था। और इसने धार्मिक उदारता के कारण यानी कि जितने भी हमारे मुगल बादशाह थे, जैसे अकबर से मतलब कि खी जाती है। ठीक है, क्योंकि अकबर भी काफ़ी मतलब कि कह सकते हैं धार्मिक उदारता करने वाला शासक था। तो उसी हिंदुओं पर मतलब जो भी लगने वाला जो उस टाइम का जजिया कर था वो उसने हटा दिया था, और ऐसे करने वाला ये एक सा प्रथम शासक बना। और गौ हत्या के निषेध कर भी मतलब गौ हत्या की जो निषिद्ध वो थी यानी कि उसको रोकथाम करने के लिए ये भी इसी के द्वारा कर दी गई थी। तो बेसिकली जो इसका ऑप्शन होगा आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शाही का, यानी जो कश्मीर का कह सकते हैं जो शासक था यानी कि जैन उल आबदीन, उसका जो वास्तविक नाम था वो आपको देखने को मिलेगा कौन, शाही खां। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, शाही खां। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बेसिकली इसमें पूछा पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, जो वर्तमान अवस्थिति में आपको बताने। ठीक है, एक आपका है कोल, एक आपका है महोत्सव नगर, एक आपका है श्री श्री। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा ये यहाँ पे कह सकते हैं ये जैजा को वक्ती। ठीक है, जैजा को वक्ती बेसिकली यहाँ पे एक श्री एक्स्ट्रा लग गया है यहाँ पे। ठीक है, ये महोदय श्री होगा यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, जो कोल है आपका अलीगढ़ से रिलेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, कोल आपको अलीगढ़ से रिलेटेड देखने को मिलेगा। और महोत्सव जो नगर है ये आपको महोबा में देखने को मिलेगा। ठीक, और श्री श्री जो ये आपका महोदय श्री, यहाँ पे महोदय श्री आएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे महोदय श्री है, महोदय श्री, यहाँ पे आपका ये महोदय श्री देखने को मिलेगा। ठीक है, महोदय श्री, यहाँ पे श्री नहीं आएगा। तो महोदय श्री की अगर हम बात करें तो कन्नौज से रिलेटेड मिलेगा, लेकिन जो जैजा को वक्ती था ये आपका कौशाम्बी से रिलेटेड नहीं था। ठीक है, बेसिकली ये आपका बुंदेलखंड से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये आपको गलत ऑप्शन दिया हुआ, ये कौशाम्बी से रिलेटेड नहीं था, ये आपका बुंदेलखंड से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड। ठीक है, बेसिकली तो ये थे आपके जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग। और अभी तक की जो आपकी सारी टोटल क्लासेस हुई थी, यानी कि आपकी ये 6 पहली और एक ये, यानी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। और इनकी आपको कंबाइंड पीडीएफ विद आंसर्स के साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। आपकी जो भी डाउट या क्वेरी होती है वो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, जो भी आपके डाउट आते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद। और कल मिलते हैं आपके मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू।